किराना स्टोर्स पर काफी बार चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे आपने सुना होगा। उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है ई कॉमर्स की वजह से। वही कुछ मुद्दा अब एक और सेक्टर के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं मेडिकल स्टोर्स की। और मेडिकल स्टोर्स का जो एसोसिएशन है, उनकी तरफ से एक बंद की घोषणा की गई है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो है, इनकी तरफ से 20 मई के दिन ये बंद की घोषणा की गई है। और ये बंद देशव्यापी होगा। मतलब इसमें तकरीबन 12 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स के बंद होने की संभावना जताई जा रही है। और ये काफी बड़ा मुद्दा बन सकता है उस टाइम पे। और इस पूरी चर्चा को थोड़ा विस्तार में समझेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, ये पहले तो थोड़ा सा आप ब्रीफ करें, क्योंकि ये मुद्दा इतना गर्मा चुका है। पहले ही कई सेक्टर्स पर इस चीज का इम्पैक्ट है, काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। जॉब से लेकर रोजी रोटी के संकट तक ई कॉमर्स परेशान था। अब यही सेम चीज फार्मेसी के ऊपर भी आ गई है। ई फार्मेसी का इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को मिल रहा है और लोग जाहिर कर रहे हैं कि ये चीज गलत है। आप इसको कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है इसमें क्या नहीं, होना बिल्कुल चाहिए? देखिए रोहित, ये मसला अब से नहीं, दवाइयों की जो दुकान चलाने वाले लोग हैं वो अब आए हैं सामने। जी। इससे पहले आपके किराना दुकान वाले, उसके पहले आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आउटलेट वाले, मोबाइल फ़ोन के आउटलेट्स वाले, ये तमाम जो तबका है जो ज़मीन पर जिनकी ब्रिक एंड मोर्टार, जिनको हम आधुनिक भाषा में बोलते हैं, जी। दूसरे शब्दों में हम आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ पर मौजूद दुकानों के तौर पर देखते हैं इनको। दवाइयों की दुकानें, अब जो दवाइयों की जो दुकानें चलाते हैं, मेडिकल शॉप्स जो चलाते हैं, अब उनके धंधे पर, उनके कारोबारों पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। जी। और पूरा खतरे की जो जड़ है, जो वजह है, वो दरअसल ये जो संगठन है ये बताते हैं कि साहब, जो ऑनलाइन फार्मेसी की जो इजाज़त मिली कुछ साल पहले, और अब ऑनलाइन फार्मेसी के जरिए दवाइयाँ आपके घर पर आने लगी। डायग्नोस्टिक जो पूरा काम है वो आपके घर पर होने लगा। यहाँ से जो मेडिकल शॉप्स हैं उनके धंधे पर अब एक बड़ी तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। इन सब का कहना है कि साहब, ये जो कंपनियां हैं ऑनलाइन जो दवाइयाँ घर पर पहुंचा रही हैं, ये भारी डिस्काउंट दे रही हैं, कैश बर्न कर रही हैं, खुद लॉस में हैं, लेकिन कस्टमर एक्वायर करने के लिए और पूरा का पूरा जो गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं दवाइयों की, उनका पूरा का पूरा धंधा जो है वो बंद करने के लिए जोर लगा रही हैं। तो अब ये पूरा मसला, ये पूरा बैकग्राउंड है जिसको लेकर ये 12 लाख से ज़्यादा जो मेडिकल शॉप्स वाले हैं वो 20 मई को हड़ताल कर रहे हैं, और सीधा सीधा असर इसका आम लोगों की ज़िंदगी पर इसका पड़ने वाला है। जी, यानी उस दिन अगर आप किसी ऐसी दवाई के ज़रूरतमंद हैं जो आपको रोज़ नीड पड़ती है, तो आपको पहले ही लेकर रख लेनी चाहिए, क्योंकि उस दिन अगर आप जाएंगे तो शायद आपको वो दवाई मिलने में समस्या आए। लेकिन सर, क्या ये चीज़ गलत है? दुनिया डिजिटल हो रही है, हमारा देश डिजिटल हो रहा है, सरकार पुश कर रही है। क्या ये गलत है कि ये कंज्यूमर के लिहाज से देखें तो बेनिफिशियल है, उनको सहूलियत मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, पर कंपैरेटिवली बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड इससे प्रभावित हो रही है। तो क्या ये बैलेंस होना चाहिए, या फिर इसमें कुछ कमी बेसी लग रही है कि नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए, बंद कर देनी चाहिए सारी चीजें? नहीं देखिए, इसमें और दवाइयों के धंधे को भी थोड़ा समझने की हमको कोशिश करनी होगी रोहित। जो दवाइयों का कारोबार है उसमें हम लोग ऐसा सुनते और जानते हैं कि लंबे चौड़े मार्जिन होते हैं, 50-60%। और बहुत सारी दवाइयों की दुकानें अब तक, जब तक ई फार्मेसी मौजूद नहीं थी, ऐसी दवाइयों की दुकानें बहुत चला करती थी जो अपने बोर्ड लगाते थे कि साहब यहाँ 50% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट। तो अभी भी अगर आप किसी मेडिकल शॉप पर जाएंगे दवाई लेने, तो वो अमूमन अपने जो ग्राहक हैं जिनको वो जानते हैं, उनको 10% का आमतौर पर डिस्काउंट दवाई की दुकानों पर मिलता है। जी। लेकिन ये जो ई फार्मेसी है, यहाँ डिस्काउंट्स और हैवी हैं। ओके। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो दवाइयों की लिस्ट है वो आपको वहाँ डालनी है कि साहब मुझको ये दवाइयाँ चाहिए। तुरंत आपको सेम डे, ज़्यादातर दवाइयों की सेम डे डिलीवरी आपको हो जाती है।
हैवी डिस्काउंट्स आपको यहाँ पर मुहैया कराए जाते हैं और इसका सीधा असर फिर उन दवाई के दुकानदारों पर पड़ रहा है जो वो है। अब एज ए कंज्यूमर आपको, आपके लिए ये सुविधाजनक है, आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, आपको अपनी दुकान पर नहीं जाना पड़ रहा। जब आपको ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, जो दवाइयाँ चाहिए आपको, आप वहाँ सर्च करके आप उन दवाइयों को ऑर्डर करते हैं। अब सही गलत इसमें अलग है, लेकिन मैं ये एक चीज मानता हूँ कि लंबे ड्यूरेशन में देखिए हमने देखा, और एक वक्त जब आप अगर 2008, 9, 10 उसके बाद का देखें, 14, 15, ऐसा लगा कि जो मोबाइल फ़ोन जो है, स्मार्टफोन तब नए नए आना शुरू हुए थे कि साहब ये स्मार्टफोन का पूरा बाजार ऑनलाइन पे ही चलेगा, फ्लिपकार्ट और आपका अमेजोन जैसे, जी। और जो दुकानें हैं जो बेच रही हैं उनके लिए धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने ओवर द पीरियड देखा कि ऐसा हुआ नहीं। ऑनलाइन से भी आपका मोबाइल फोन्स की बिक्री हो रही है, और जो आपके आसपास जो हैं, चाहे मॉल्स में दुकानें हैं मोबाइल फोन की बेचने की, हर जगह से आपका दोनों के दोनों सरवाइव करते हुए दिखाई दिए हैं। ज़्यादा बड़ी क्राइसिस हमने हालांकि इस मामले में जो छोटी किराना दुकानें हैं वहाँ पनपते हुए देखी है, जहाँ जिनके पास बड़ी पूंजी नहीं है, करोड़ों दुकानदार लगातार इस बात की। और हमारे पास मतलब मैं इससे पहले जब एक स्टोरी की थी किराना दुकानों पर ही, तो हमने बताया था किस तरह से साल दर साल जो है लाखों दुकानें, वो छोटी किराना दुकान है, वो बंद होती हुई आई है। और उसको लेके कैट जैसे संगठन या दूसरे जो संगठन हैं उन्होंने लगातार इस चीज़ को लेकर मसला बनाया, सरकार से डिमांड की कि साहब जिस तरह के ये प्रीडेटरी प्राइसिंग जिसको बोलते हैं, अंधाधुंध डिस्काउंट देना, उस सब प्रैक्टिस को बंद किया जाए। तो एक बड़ा खतरा हमने इन दुकानों पर जरूर देखा, किराना दुकानों पर, लेकिन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप जो हैं वो हमने सरवाइव होते हुए भी देखी। तो आगे ऐसा भी हो सकता है, सही गलत से परे, कि दोनों बिजनेसेस यहाँ पे सरवाइव करते हुए या थ्राइव करते हुए, बढ़ते हुए दिखाई दें। तो यानी एक तरफ एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी है, वहाँ की जो गुड्स हैं वो कंपैरेटिवली दोनों तरफ बैलेंस दिखी हैं, सामान बिकता हुआ दिखा है, इधर भी लोग सेल करते हैं, ऑनलाइन भी खरीदते हैं और वहाँ भी खरीदते हैं। लेकिन रिटेल शॉप के साइड किराना स्टोर्स, खासकर छोटे दुकानदार जो हैं, जो उन पर इसका प्रभाव जरूर दिखा है। शायद उसी से प्रभावित होकर अब मेडिकल स्टोर्स वालों को भी ये डर है या ये संभावना जता रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ जैसे सकता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वाइट गुड्स हैं, जी। बहुत सारे लोग और बहुत बड़ा तबका वो टच एंड फील करके उस प्रोडक्ट को देखना चाहता है। Exactly. प्रोडक्ट दिखता कैसा है, काम कैसे करता है, जो एग्जीक्यूटिव्स है उनसे जानकारी लेता, किसी दुकान पर मौजूद जो लोग बाग हैं, जो काम करते हैं कर्मचारी, उनसे जानकारी लेते कि साहब ये बताइए कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसमें क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, इसका प्राइस कितना है, दूसरे का प्राइस कितना है, आप क्या डिस्काउंट दोगे। तमाम चीज़ें आप देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसकी बिल्ड क्वालिटी को असेस करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट लेते हैं। तो एक वो जो दुकान पर जाकर खरीदने की जो टेंडेंसी है या ट्रेंड है, वो इस वजह से कम नहीं हुआ। चाहे फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो। तो ये इस वजह से ये मार्केट सरवाइव करता हुआ हमको दिखाई दिया। किराना दुकानें हो गई और अब दवाइयों का बिजनेस हो गया। यहाँ पे आफत इस बात की है कि इस तरह का कोई आपको एक्सपीरियंस चाहिए नहीं। आपको पता है आपको कौन सा सामान, जब भी आप देखिए, और बहुत बड़ा खतरा जो इंस्टामार्ट जिस तरह के आ गए, जो 10 मिनट की डिलीवरी, 8 मिनट की डिलीवरी, वहाँ पे आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट पता है कि साहब मुझको 1 किलो आलू चाहिए, मुझे 1 किलो या 250 ग्राम चाय का पैकेट चाहिए, या मुझे शक्कर चाहिए, XYZ ये प्रोडक्ट चाहिए। आपके दिमाग में मोटे तौर, और मैं कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, दिमाग में मोटे तौर पर सामानों की फेहरिस्त मौजूद होती है। Exactly. और आपने वो वहाँ सर्च के लिए, इसलिए छोटी किराना दुकानों के लिए सर्वाइवल थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा। और ये आफत यहाँ पर फिर जो दवाइयों की दुकान चलाने वाले लोग हैं इनके धंधे पर भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ आपको दवाइयों को लेकर कोई इस तरह के एक्सपीरियंस वाली बात नहीं है। राइट सर, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि इधर जैसे कि हम किराना स्टोर के लिए करते हैं कि अपनी दवा सामान की लिस्ट डाली और जो चाहिए वो हमने ऑनलाइन मंगा लिया। बिल्कुल।
वही ई फार्मेसी के साथ भी आप अपना प्रिस्क्रिप्शन डालते हैं और आपके घर आ जाता है। हालांकि मैंने अमूमन, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं किसी ब्लिंकिट वगैरह सामान मंगाता हूँ तो 10 मिनट में आ जाता है, पर आप अपोलो या किसी फार्मेसी वगैरह से सामान मंगाते हैं तो वो ऑलमोस्ट पूरा दिन या हाफ एन डे तो जरूर लेता है। वो 10 मिनट में आज भी अभी पॉसिबल नहीं है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका आरोप ये संगठन जो है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ये लगा रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो होती है, मतलब जो दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती हैं, वही दवाई आप केमिस्ट के पास जाएंगे तो 4 सवाल पूछेगा और फिर आपको मिलेगी। लेकिन इनका आरोप है कि ये आप डालिए और वहां से आपको दवाई ऐसी आ जाती है बिना किसी सवाल जवाब के। ये कितना सही लग रहा है आपको? क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपने किया है कि ऐसा नहीं, होता है? मुझे लगता है कि कम से कम 1 या 2 प्लेटफॉर्म का मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपके लिए जिन दवाइयों की मुझे ज़रूरत थी, कम से कम प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स थी, उन दवाइयों को बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दिया गया। ये एक ये मुझे लगता है कि ऐसा संभवतः नहीं है। जो मान लीजिए हेल्थ ड्रिंक है, उसके लिए किसी तरह के प्रेस्क्रिप्शन की संभवतः जरूरत नहीं है। वहाँ वो अगर आप खरीदते हैं तो शायद मिल जाएगा, और वो अगर आप मेडिकल शॉप पर भी जाकर मांगेंगे तो मिल जाएगा। ये मुझे लगता है कि थोड़ा एग्जेजरेशन है कि संभवतः जितने जो ई फार्मेसी वाले हैं वो इस तरह का की प्रैक्टिस नहीं करते। इनफैक्ट डॉक्टर का कॉल भी आता है, भले वो नेम सेक है, औपचारिकता केवल पूरी करना है कि साहब डॉक्टर ने फ़ोन करके आपसे पूछा कि अच्छा आपने जो प्रिस्क्रिप्शन डाला है आप किस चीज़ की दवाई लेते हैं, ये दवाइयाँ आप किस तरह से यूज करते हैं, ये 1-2 सवाल भले पूछते हैं। तो उसको आप एक ज़्यादा बेहतर वो भी मान सकते हैं, एक्सपीरियंस भी मान सकते हैं। जो छोटी जो दवाइयों की दुकानें हैं आपके घर के आसपास की, उनके साथ लोगों का एक फ़ायदा होता है मोटे तौर पर कि आपके घर में मान लीजिए किसी को सर्दी खांसी बुखार हुआ और आपको दवाइयाँ नहीं मालूम या आप उस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, आपकी जान पहचान का केमिस्ट बोले कि साहब मेरे बच्चे के को जुकाम है, खांसी है, वो आपसे उम्र पूछेगा और आपको दवाई दे देगा। सही गलत अलग बात है, लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस इस चीज की दिखाई देती है और लोग आसपास की दवाई की दुकानों से इस तरह से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ। मैं खुद इस चीज का एक एग्जांपल हूँ कि अगर नॉर्मली खांसी जुकाम हो जाता है तो मैं मोस्टली डॉक्टर को के पास जाना अवॉइड करके जो विश्वसनीय मेरा केमिस्ट स्टोर है उसके पास जाके मैं अपनी परेशानी बताता हूँ, वो दवाई दे देते हैं। तो दे मोस्ट आर दी डॉक्टर्स एज वेल, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रैक्टिस 15-20 साल से कर रहे हैं। अब भारत का बाजार जो है, जिस तरह का अफोर्डेबल मार्केट है जहाँ लोग कोशिश करते हैं कि पैसे कम खर्च हों, वहाँ पे ये बड़ी मददगार सुविधा साबित होती है। जहाँ एक सामान्य जो अगर आपकी छोटी पूरा कोई बीमारी है तो उसमें आपका पड़ोस का केमिस्ट आपको उसकी दवाइयाँ दे देता है। सही गलत रेगुलेशंस कानून मैं उसको अलग रखकर ये बात कर रहा हूँ। हो सकता कानून इस तरह के ना हो कि साहब आप इस तरह की भी दवाई खांसी बुखार की दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। राइट। तो ये कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स एक तरफ है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट दूसरी तरफ है, कुछ नेगेटिव दूसरी तरफ है, कुछ इधर भी है। तो बैलेंस्ड आपको खुद बनाने की जरूरत है कि कहाँ आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल इन चीजों में ये भी निकल कर आता है कि आखिर ये ऑनलाइन फार्मेसी जहां से हम आजकल दवाइयां मंगाने लगे हैं, इनका धंधा चल कैसे रहा है? बहुत बड़ा बड़ा डिस्काउंट ये सबको ऐसे ही दे देते हैं, इसी वजह से सब विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, पर इनको कहाँ से मिल रहा है? सर, इनका कारोबार आखिर डिपेंड किस चीज के ऊपर? इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? कैसे दे पा रहे हैं इतना डिस्काउंट? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा धंधा ठीक उसी तरह कैश बर्न और लॉस पर टिका हुआ है जिस तरह का धंधा आपका जो 10 मिनट डिलीवरी वाले जो चला रहे हैं, फ्लिपकार्ट मिनट्स हो या अमेजोन का हो या आपका जो ब्लिंकिट का बिजनेस हो, ये सारा का सारा बड़े लेवल पर आपका कैश बर्न पर लॉसेस पर टिका हुआ है। मैंने कम से कम 2 कंपनियों के डेटा को देखने की कोशिश की और पता ये चला कि ज़्यादातर कंपनियां जो ई फार्मेसी के बिजनेस में हैं वो सब की सब लॉस में हैं। फार्मेजी जो सबसे बड़ी प्लेयर है इस पूरे मार्केट की, उसका FY23 यानी 2022-23 का अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 6,644 करोड़ था, जबकि नेट लॉस अगर आप उसी एक साल में देखेंगे तो 5212 करोड़ रुपए का था, 5,212 करोड़ रुपए का। इतना भारी नुकसान एक
FY24 में अगर आप जाएंगे तो 5664 करोड़ रुपए का, 5664 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था और 2533 करोड़ रुपए का आपका इनका नेट लॉस था। इसके अगले साल FY25 को देखेंगे तो 5872 करोड़ का रेवेन्यू था और 1517 करोड़ रुपए का इनका नेट लॉस था। इसी तरह से टाटा 1mg का देखिए, और फार्मेजी को अपना पूरा बिजनेस को जो है वो उसको पूरा का पूरा ओवरऑल भी करना पड़ा, क्योंकि कंपनी के चलने के आसार कमजोर हो गए थे। 5.6 बिलियन डॉलर की पीक वैल्यूएशन पर कंपनी पहुंची और उसके बाद गिर के बहुत कम उसकी वैल्यूएशन रहकर आ गई है। टाटा 1mg का देख लीजिए, FY24 में 1968 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया और 313 करोड़ रुपए का इनका लॉस रहा। इसी तरह इसके अगले साल FY25 में 2392 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 276 करोड़ रुपए का नेट लॉस। ज्यादातर कंपनियां लॉस में हैं। 2023 के आसपास, 22-23 के आसपास इन कंपनियों ने जो ग्राहक एक्विजिशन का पे फोकस अपना किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक एक्वायर की जाए, मार्केट बनाया जाए, और इसलिए भारी भरकम कैश यहाँ पे बर्न किया गया, डिस्काउंट दिए गए और भारी लॉस हुआ, जो हमको फार्मेजी के आंकड़ों में दिखाई देता कि 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नेट लॉस एक साल में। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दिस कि ये लोग, सबका धंधा इसी तरह का है। आप कस्टमर एक्वायर कीजिए, मार्केट डिसरप्ट कीजिए, जब एक बार आदत लग जाएगी उसके बाद धीरे धीरे डिस्काउंट को कम कीजिए। फार्मेजी को अपने एम्प्लॉय ले ऑफ करना पड़ा, अपना फोकस चेंज करना पड़ा, उसमें डिस्काउंट्स को और बाकी चीज़ों को कम करना पड़ा, तब आके इनका नेट लॉस अगर आप पिछले साल देखेंगे तो 1500 करोड़ के रुपए के आसपास आया। तो ये पूरा बिजनेस भी दरअसल जो 10 मिनट की डिलीवरी हो या फ्लिपकार्ट, अमेजोन के जो पूरा ऑनलाइन का जो बिजनेस है, उसी की तरह ये पूरा का पूरा नुकसान पर, नेट लॉस पर और आपके कैश बर्न पर आधारित है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है असल में। इनको जो फंडिंग है, कई कंपनियों को बाहर से फंडिंग हो जाती है, पी फर्म पैसा लगा देती है, इन्वेस्टर्स पैसा लगा देते हैं, ये सोच के कि कल को आईपीओ आएगा, हमारे पास वैल्यू अनलॉक का मौका होगा। जबकि एक किराना दुकान वाला या आपके घर के पड़ोस वाला फार्मेसी वाला, जो मेडिकल शॉप वाला, उसके पास ये सुविधा नहीं है, ना उसको कोई फंड करने वाला है, ना उसके पास आईपीओ लाने का कोई ऑप्शन है। तो ये आईपीओ का खेल, मार्केट बनाकर लंबे चौड़े रेवेन्यू दिखाने का खेल, हमारे पास इतने ग्राहक हैं, इतना टर्नओवर है, लेकिन जब आप प्रॉफिट के सेगमेंट पे जब जाते हैं कि साहब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वहां पर ये क्वेश्चन मार्क बड़ा खड़ा होता है। हालांकि अब इन सभी कंपनियों ने कोशिश की है कि प्रॉफिटेबिलिटी को पे फोकस रखा जाए, क्योंकि अब लोग भी असल में इस चीज को समझ गए, इन्वेस्टर भी समझ गए, लोग भी इस चीज को समझते हुए थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिजनेस, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर इस तरह का जो मॉडल है कैश बर्निंग का और लॉस का, वो असल में इनके ऊपर हावी होता हुआ या उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। पर सर ये तो बड़ा उलझी हुई सी बात है कि एक तरफ आप देश के दुकानदारों का धंधा चौपट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद का धंधा भी चला नहीं पा रहे हैं। जब आपका धंधा चलेगा तो जाहिर है महंगा करेंगे सब। जब पर ऑर्डर डिलीवरी रेट को अगर आप देखोगे तो 200 से 500 रुपए तक की कोई अगर व्यक्ति दवाई ऑर्डर करता है और आप उसको डिलीवरी फ्री दे रहे हैं, तो प्रति डिलीवरी आपको तगड़ा लॉस होता है वहां पे। लेकिन कंपनियां फ्री डिलीवरी दे रही हैं और लोग छोटे ऑर्डर भी करते हैं। 100 रुपए की दवाई भी है, मंगा ली, उसमें डिलीवरी में जो एक व्यक्ति आपका लगा है दवाई डिलीवरी करने वाली, एक सेंटर से जहाँ से या जो गोडाउन है वहां से दवाई लेकर आपके घर आया जा रहा है, तो वो अलग है। तो इस चीज को जो अब जो आप ये देखिए ब्लिंकिट जैसे या 10 मिनट वाली डिलीवरी वाले, वहां पर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म फी जोड़ी, डिलीवरी फीस चार्जेस जोड़े और उसके बूते फिर वहां पे अब कुछ हद तक वो प्रॉफिटेबिलिटी को का रास्ता तलाशते हुए नजर वो एक वो प्राइस टैग वो कर देते हैं कि आपका एटलीस्ट 500 रुपए 499 समथिंग का खरीदे, देन आपको ये इतना फ्री पड़ेगा, ऐसा कुछ कर दिया है। पर ये सच में वाकई थोड़ा अजीब है सर कि आपका खुद का धंधा मंदा है और दूसरे का बंद कर रहे हैं, और जब कमाई का मतलब सर इससे क्या ये समझा जाए कि आने वाले टाइम में इधर तो धंधा ऑलरेडी आप बंद करने की कगार पर पहुंचा देंगे, तो खुद का धंधा जब चलेगा तो पैसा कमाने के लिए आप दुनिया में बोझ डालेंगे, जाहिर है कंज्यूमर पे बोझ आएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब यहाँ पे कीमतें बराबर हो जाएंगी, और जब ये वक्त आता है कि जब कीमतें बराबर रह गई, एट पार आ गई आपकी
दुकानदार के मुकाबले, तब मार्केट स्टेबलाइज भी होता है। तब फिर लोग जान जाते हैं कि साहब ये मान लो मुझे घर लाकर भी इसी प्राइस में दे रहे हैं, मुझे अपने पड़ोस की दुकान पे मिल रहा है। तो लोगों के लिए फिर ज़्यादा फर्क बचता नहीं। इसी वजह से चाहे आप स्मार्टफोन का मार्केट देखिए या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट देखिए, यहाँ पर कीमतें तकरीबन आसपास आ गई हैं और लोग फिर वहाँ मार्केट में जाकर चीज़ों को खरीदने को भी को भी तरजीह देते हैं। राइट, यानी जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स और अमेजोन और फ्लिपकार्ट के टाइम पे देखा, वो टाइम शायद इसमें भी आएगा, वो फेज जब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो फिलहाल ज़रूर संकट का समय दिखाई दे रहा है और छोटे दुकानदारों के लिए ये ज़रूर खतरे की घंटी है, और मेडिकल लाइन में जो होंगे फार्मेसी वाले, उनके लिए भी ये समस्या की बात ज़रूर है। लेकिन मे भी आने वाले टाइम में चीज़ें बैलेंस होती दिखाई दें और सबके लिए चीज़ें बेहतर हो जाए। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चीज़ को थोड़ा विस्तार से बताने के लिए। डेफिनेटली लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को मिली होंगी, और ऐसे ही हम चर्चाएं लाते रहेंगे आपके लिए हमारे साथ।